हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपनी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन है टेटनोस्पैज़मिन इज़ एसोसिएटेड विद टेटनस। बी टेटनोस्पैज़मिन इज़ ए न्यूरोटॉक्सिन। सी टेटनोस्पैज़मिन फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड एट साइनेप्सिस। डी इम्यूनाइजेशन विद टॉक्सोइड इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेट। इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है। टेटनोस्पैज़मिन होता है ना, ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है और ये एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसका काम होता है कि ये जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। जैसे हमारी हिंड लिम्स है और फोर लिम्स है। फोर लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स में क्या होता है, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ट्राइसेप्स हमें रिलैक्स करती है और वो रिलैक्सेशन किस वजह से होता है, वहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया जाता है और ये टेटनोस्पैज़मिन है उस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है उसके रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। लेकिन इस ऑप्शन में उसको बताया गया कि वो फैसिलिटेट करता है, तो यही स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो सी ऑप्शन है जो वो हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, एल्डोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड एक्सक्लूसिवली इन जोना ग्लोमेरुलोसा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक एंजाइम इन एडिशन टू ए डिहाइड्रोजिनेज। ये जो क्वेश्चन है ये पुटअप किया गया है एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड में जो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस वाला पाथवे है उसमें से एक एंजाइम का नाम पूछा गया है जो एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, बी 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, सी 18 हाइड्रोक्सिलेज, डी 21 हाइड्रोक्सिलेज। इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन रहेगा 18 हाइड्रोक्सिलेज। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा जंक्शन से लिया गया है। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। एक कॉलम में हमारे जंक्शंस की टाइप्स दे दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रोटीन्स है जो जंक्शन से एसोसिएटेड है उनके नाम लिखे गए हैं और हमें करेक्ट है उसको मैच करना है। तो ए ऑप्शन है एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन है वो डेस्मोग्लिन से एसोसिएटेड है, तो ए का होएगा हमारा थर्ड। तो इसी से हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ए का थर्ड सिर्फ दो ही ऑप्शन में दिया गया, बाकी बी और डी एलिमिनेट हो गया और ए और सी पर ऑप्शन पर हम फोकस करते हैं। बी ऑप्शन में पूछा गया है ओक्लूडिंग जंक्शन। ओक्लूडिंग जंक्शन है, इसमें दिया गया क्लाउडिन डेल्टा नोच डेस्मोग्लिन कनेक्सिन। तो इसका ऑप्शन है जो ओक्लूडिंग जंक्शन का वो फर्स्ट से मैच होएगा, तो बी का होएगा फर्स्ट। बी का फर्स्ट ए और बी में दिया गया है, बी तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो इसका सही ऑप्शन होएगा ए, राइट ऑप्शन। सी और डी को मैच करते हैं चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। चैनल फॉर्मिंग जंक्शन हमें पता है गैप जंक्शन होते हैं और उसमें कनेक्सिन प्रोटीन वगैरह है वो रिंग बनाने का काम करता है, तो सी का होएगा फोर्थ। डी सिग्नल रिलेइंग जंक्शन, इसका होएगा डेल्टा नोच, तो ए ऑप्शन इज़ हमारा राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली इन ईच नॉर्मल ह्यूमन रेड ब्लड सेल। जो हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट को पूछा गया है कि वो कितना प्रेजेंट होता है। देखिए, ए 19 पाइकोग्राम, बी 29 पाइकोग्राम, सी 39 पाइकोग्राम, डी 49 पाइकोग्राम। जो ह्यूमन आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट 27 पाइकोग्राम से लेकर 32 पाइकोग्राम तक मानी गई, तो हमारा बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 spontaneous arabinose mutants of E. coli that were not able to utilize arabinose as a sole carbon source in minimal synthetic medium at 42 degrees Celsius were isolated. However, interestingly, all these mutants were able to use arabinose as a sole carbon source at 30 degrees Celsius. Based on the above information, which one of the following option represent the most likely type of the mutations? A ऑप्शन है डिलीशन, बी इन्वर्जन, सी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डी मिससेंस म्यूटेशन। सबसे पहले तो हमें इन चारों ही ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, आज
जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, जैसे हम कुछ सीक्वेंस लिख लेते हैं AGG या फिर CGG, ये मान लेते हैं। डिलीशन का मतलब होता है कोई भी एक सीक्वेंस है वो डिलीट हो जाना। जैसे ये डिलीट हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, AG, फिर CGG, AGG। पहले ये ट्रिपलेट कोडोन बन रहा था, अब क्या बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, और ये आगे किसी जो सीक्वेंस होएगा उसके साथ जुड़ के एक कोडोन बनेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। और एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। जैसे AGG है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AGG है वो कन्वर्ट हो जाएगा GGA में। ये होता है हमारा इन्वर्जन। एक होता है हमारा मिस सेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई भी सीक्वेंस है उसमें चेंज आता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज़ एक से ज़्यादा कोडोन हैं। जैसे कि बहुत सारे कोडोन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन है वो एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसीलिए जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड लेवल पर चेंज आया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा D ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, मिस सेंस म्यूटेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डज नॉट कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD पॉजिटिव। ऑप्शंस में देखते हैं। A ऑप्शन है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, B पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज, C सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड D आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सबसे पहले तो हमें इन एंजाइम्स का पाथवे की इनसाइड क्या रोल है उनका। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है उसका काम होता है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसके इनसाइड ये पायरवेट को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के इनसाइड NAD पॉजिटिव को जो रिड्यूस हो गया था उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव का एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया जाता है। B पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज को यूज़ किया जाता है पायरवेट को एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर। और ये जो एंजाइम होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। और जो C ऑप्शन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये TCA साइकिल में पाया जाता है, और इसको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए FAD की ज़रूरत होती है, ना कि NAD की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नोट कैटालाइज दी ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय रिड्यूसिंग दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD पॉजिटिव। बाकी और सभी हैं जो NAD पॉजिटिव को यूज़ करे थे, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये FAD को यूज़ करेगा। और ये जो ऑप्शन में दिया गया है D ऑप्शन में आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम भी TCA साइकिल में ही काम करता है। ये आइसोसीट्रेट को अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द टोटल एस्टिमेटेड बायोमास ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ गिवन हेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें ये बताना है जो बायोमास है लाइफ फॉर्म्स का वो किसका सबसे ज़्यादा है, उसको अरेंज करना है। जो ऑप्शन हमारा सही है उसको चूज़ करना है। देखिए इसमें बताएगा फंगस सबसे ज़्यादा, वायरस उससे कम है, और बैक्टीरिया सबसे कम है। लेकिन नेचुरली क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और उससे कम फंगस पाई जाती है, और उससे कम हमारे वायरसेस पाए जाते हैं। ऑप्शंस में इसी को ढूंढते हैं, इसी सीरीज़ को। देखिए यहाँ पे दिखाया गया बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे दिया गया फंगस और वायरस, लेकिन फंगस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायरसेस। तो C ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेल साइकिल फेज इज़ टिपिकली द शॉर्टेस्ट इन मैमेलियन सेल। A G0 फेज, B G1 फेज,
सी G2 फेज एंड डी माइटोसिस। सबसे छोटी होती है वो माइटोसिस फेज होती है, तो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ट्रांसक्रिप्शन से लिया गया है। RNA polymerase is an enzyme that transcribes DNA sequence into RNA. Which one of the following is not a property of RNA polymerase? इस क्वेश्चन में हमें RNA polymerase की एक्टिविटीज़ या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है और हमें जो नोट करेक्ट है उसको चूज करना है। ए ऑप्शन है RNA polymerases initiate RNA synthesis without primer that provide a free 3' OH group। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, बिकॉज RNA पोलीमरेज को किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है। बी RNA पोलीमरेज हैव हाई फिडेलिटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रूफ रीडिंग एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज DNA पोलीमरेज है उसकी जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो RNA पोलीमरेज से बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट में बताया गया है कि RNA पोलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो बी ऑप्शन है हमारा गलत रहेगा। सी ऑप्शन में पूछा गया इन यूकैरियोट्स RNA दैट इनकोड्स द राइबोसोमल प्रोटीन इज ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पोलीमरेज सेकेंड। हाँ, ये भी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। डी है हमारा RNA पोलीमरेजेस इनिशिएट RNA सिंथेसिस फ्रॉम डिफाइंड रीजन ऑफ DNA। हाँ, ये भी सही है, प्रोमोटर रीजन से ये जो RNA की सिंथेसिस है वो स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा लिया गया पोरिन्स प्लस जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है उससे लिया गया। मोस्टली तो प्रोटीन टारगेटिंग से लिया गया, पोरिन्स का तो बस ऐसे यूज़ किया गया है। पोरिन्स क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, उससे ये क्वेश्चन पुट किया गया है। पोरिन्स विच आर नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन बाई A. Direct synthesis of porins on the mitochondria membrane by the mitochondrial protein synthesis machinery. B. Synthesis on the ER and transport via the vesicle to mitochondria. C. Synthesis in cytosol and import by the TOM complex and insertion from the intermitochondrial membrane space. D. Synthesis in the cytosol, import by TIM complex and insertion in the membrane. इसमें सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन रहेगा। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ये हाईली फोल्डेड होती है, ये होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमारे जो पोरिन्स है वे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर टोम कॉम्प्लेक्स होता है आउटर मेम्ब्रेन में और जो टिम कॉम्प्लेक्स होता है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और इस टोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही हमारे जो पोरिन्स हैं वे पहले IMS के अंदर जाते हैं। IMS होता है जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस है उसे IMS बोलते हैं। पहले टोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू पोरिन्स है IMS के अंदर जाते हैं, फिर वे इंसर्ट होते हैं हमारी आउटर मेम्ब्रेन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी और क्वेश्चंस अपनी अगली सीरीज़ में करेंगे, अगली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।